हेलो फ्रेंड्स, आपका माय नॉलेज क्लब चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम डिफिकल्ट टॉपिक्स को इजी और एनिमेटेड वे में समझाने की कोशिश करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने जाना कि डच ने कैसे अपने एक जासूस को पुर्तगालियों के साथ भारत भेजकर उनकी सारी इंफॉर्मेशन अपने पास इकट्ठी कर ली और उसको एक बुक के जरिए पूरे यूरोप में फैला दिया। पिछली वीडियो हमने ये भी जाना कि कैसे उन्होंने इंडोनेशिया पे कब्जा करके भारत पे अटैक करने की रणनीति बनाई। पिछली वीडियो में हमने ये भी जाना कि डच ने कैसे इंडोनेशिया को अपना एक बेस कैंप बनाकर पुर्तगालियों के कई पोर्ट्स पे कब्जा कर लिया और कैसे उनकी मोनोपोली को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे वहां से देख सकते हैं। आप चाहें तो ऊपर दिए हुए आई बटन को क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डच भारत पर राज क्यों नहीं कर पाए और आगे हम ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे उन्होंने भारत में अपने राज की शुरुआत की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डच भारत पर राज क्यों नहीं कर पाए। तो बात है वर्ष 1740 की, जब त्रावणकोर के राजा ने उन्हें अपना एक पोर्ट कोलाचल व्यापार करने के लिए दे दिया ताकि वह भी उससे मुनाफा कमा सके। मगर अगले ही वर्ष 1741 में डच के अंदर लालच की भावना जाग उठी और उन्होंने आसपास के गाँव को भी हथियाना शुरू कर दिया। इसी कारण दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया और डच को एक बहुत ही बुरी हार का सामना करना पड़ा। इसी कारण उन्हें आर्थिक मंदी का भी सामना करना पड़ा। और दूसरा मुख्य कारण ये था कि लगभग 60 वर्ष बाद यूरोप में नेपोलिटिक वॉर छिड़ गई, जिसकी वजह से डच को अपने ही देश को संभालने में काफ़ी दिक्कत आने लगी। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिशर्स ने उनके जो भी पोर्ट्स थे इंडिया में उन पर कैप्चर करना शुरू कर दिया। इस वॉर के बाद वर्ष 1814 में डच और ब्रिटिश के बीच एक ट्रीटी साइन हुई, जिसके मुताबिक ब्रिटिश ने कहा कि वह उन्हें वो सारे पोस्ट लौटा देंगे जो कि उन्होंने इस वॉर के दौरान कैप्चर किए थे। इसके 10 वर्ष बाद उनके बीच एक और ट्रीटी साइन हुई जिसमें व्यापार से जुड़े समझौतों की बात हुई। मगर अब डच व्यापारियों को कोई बड़ा फायदा भारत से नहीं मिल पा रहा था और अगले ही वर्ष यानी कि 1825 में वह भारत छोड़ के चले गए। तो अब हम बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। ये वही कंपनी है जो आई तो भारत व्यापार करने थी लेकिन राज करने लगी। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे एक डच व्यापारी ने भारत की सारी जानकारी पूरे यूरोप में फैला दी, जिससे सभी लोगों को भारत आने का मार्ग पता लग गया और बहुत से लोग यहाँ पर आके व्यापार करने लगे। और अब 1590 के दशक में ब्रिटिश व्यापारियों ने इंडोनेशिया और मलेशिया में अपनी कॉलोनीज बसानी शुरू कर दी। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे जानते थे कि भारत पर अगर वो हमला करेंगे तो उन्हें पुर्तगालियों की तरफ से हार का सामना करना पड़ सकता है। जब ब्रिटिश व्यापार भारत में बढ़ने लगा तो ब्रिटिश व्यापारियों ने सोचा कि क्यों ना वो एक ऐसी कंपनी की स्थापना करें जिससे उन्हें व्यापार करने में मदद मिल सके। इसलिए वर्ष 1600 में उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ के सामने ये प्रस्ताव रखा कि वह एक ऐसी कंपनी की स्थापना करें जिससे उन्हें व्यापार में मदद मिले। मगर रानी ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन उनको इसकी सख्त ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने अपनी पूंजी को दुगना कर दिया और इस बार क्वीन ने उनकी बात मान ली और 31 दिसंबर 1600 में इसकी स्थापना हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद अगले वर्ष यानी कि 1601 में ब्रिटिश व्यापारी ईस्ट की तरफ चले और वहां पर जाकर उन्होंने जावा और बंताम नाम के टापू जो कि इंडोनेशिया में है वहां पर अपनी पहली और दूसरी फैक्ट्रियां बनाई। आगे चल के उन्होंने भारत के साथ भी व्यापार किया और वर्ष 1612 में उन्होंने पुर्तगालियों के एक बहुत ही मुख्य पोर्ट जो कि सूरत है उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद ब्रिटेन के राजा ने थॉमस रॉय जो कि ईस्ट में ब्रिटेन का एक प्रतिनिधित्व करता था उसे भारत के शासक जहांगीर के पास भेजा व्यापार के सिलसिले में। उन्होंने उसके सामने ये प्रस्ताव रखा कि अगर वह उन्हें वहाँ पर पूरी तरीके से व्यापार करने की छूट देंगे तो वह उन्हें यूरोपियन सामान सस्ते में दे सकेंगे। जहांगीर जो कि अंग्रेज़ों की चालाकबाजियों से अनजान था, उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया एक दोस्ती के नाते से, मगर उसे नहीं पता था कि इसका भुगतान भारतवर्ष को कई सालों तक करना पड़ेगा। मुगलों का शाही फरमान मिल जाने के बाद अब अंग्रेज ये जानते थे कि अब उन्हें व्यापार करने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए उन्होंने धीमे धीमे अपना व्यापार बढ़ाने के लिए 1649 में मद्रास जैसे बड़े पोर्ट को कब्जा किया और आगे चल के 1690 में उन्होंने कलकत्ता जैसे बड़े पोर्ट पर भी कब्जा कर ही लिया। वर्ष 1668 में पुर्तगाल की राजकुमारी का विवाह ब्रिटेन के राजकुमार से हो जाने के बाद पुर्तगाल ने बॉम्बे को अंग्रेजों को दहेज में दे दिया। मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे बड़े बड़े पोर्ट्स को कैप्चर करने के बाद अंग्रेजों ने वहां पर किले बनाने शुरू किए ताकि वह उन्हें पुर्तगाली और डच व्यापारियों से बचा सकें। इसके बाद उन्होंने विशाखापट्टनम और हुगली जैसे बड़े बड़े पोर्ट्स को भी कैप्चर किया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रिटिशर्स कैसे भारत पर राज करने में सफल रह सके और हम ये भी जानेंगे कि उन्होंने कैसे डैनिश और फ्रेंच जैसी ताकतवर देशों से लड़के भारत पर फतेह हासिल।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आप इससे जुड़ी और इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक ब्लॉग लिखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।